A delay of 35 years. 81 में बुक किया था, ये डेट पे डेट दे चले जाते। ये प्लॉट मेरे फादर ने अप्लाई किया था 1981 में। अब उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये प्लॉट हमें नहीं मिला। सोचो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि डीडीए ने रोहिणी में नए प्लॉट्स निकाले हैं, पर उनकी पोजीशन डीडीए 34 साल बाद यानी कि 2058 या 2060 में देगा, और डीडीए आपसे कहे इन 34 सालों में आप ओपन मार्केट से भी प्लॉट नहीं खरीद सकते, तो क्या आप उन प्लॉट्स को खरीदना पसंद करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप आज 26 साल के हैं तो 34 साल बाद आप 60 साल के हो जाएंगे, और अगर आप 35 या 40 साल के हैं तो आप 70 या 75 के हो जाएंगे, या फिर शायद हो ही ना। ऐसा ही हुआ रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम के साथ। जब 1980 में दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को घर देने के लिए रोहिणी की नींव डाली गई, और सन 1981 में रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें LIG, MIG और जनता कैटेगरी में 1,17,000 प्लॉट्स निकाले गए, पर कुल 82,384 प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन ही डीडीए को प्राप्त हुआ। इसका मतलब सबको प्लॉट्स मिलना तय था। सन 2007 तक 82,384 प्लॉट में से 1917 प्लॉट्स कैंसिल हो गए, और 55,169 प्लॉट्स की अलॉटमेंट दे दी गई, और बचे हुए 25,298 प्लॉट्स देने के मूड में डीडीए कतई नहीं लग रहा था, और रोहिणी सेक्टर 28 के अलॉटमेंट के बाद इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। As a young 28-year-old in the year 1981, I applied for a MIG plot. As the number of plots were more than the applicants, I was sure that I will get a plot. हैरानी की बात यह है कि डीडीए को इस प्रोजेक्ट के लिए 2474 हेक्टेयर लैंड की जरूरत थी, पर डीडीए ने 4680 हेक्टेयर लैंड एक्वायर की, जो कि जरूरत से लगभग दोगुनी थी। 2007 में लैंड शॉर्टेज का हवाला देते हुए डीडीए ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने का प्रस्ताव भेजा। DDA has acquired 4,680 hectares of land from Land Acquiring Committee. Even after 35 years, the buyers haven't received the possession of these plots. DDA claimed that they have not been able to complete the process due to shortage of land. जिससे लोग हताश हो गए, और बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी। 69 प्लस हो गया मैं, तो जिंदगी में बचा क्या? प्लॉट को बुक करके क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, और आज भी ये नहीं पता कि प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा। हैरानी की बात यह थी कि डीडीए लैंड शॉर्टेज का हवाला दे रहा था, पर उसी लैंड पर फ्लैट्स को बनाया जा रहा था, पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। ये लोग न जाने कहां कहां गए। प्रेसिडेंट्स ऑफिस, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, LG ऑफिस, पर कोई रिजल्ट इन्हें नहीं मिला। 1981 से न जाने कितनी ही सरकारें बदल गई, पर इन लोगों की किसी ने सुना नहीं। अब समय था लड़ने का और सड़कों पर उतरने का। राहुल गुप्ता जी, जिन्होंने इस लड़ाई में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ने डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिटर्न कंप्लेंट दी, जिस पर दोनों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। मई 2009 में राहुल गुप्ता जी ने अदर रजिस्ट्रांट्स के एक्टिव सपोर्ट से सारी चीज समेटकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की, और अपने ग्रीवेंसेस को उन्होंने कुछ इस तरह से रखा। एक, रोहिणी की लैंड को इलीगली नॉन स्कीम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को दिया गया, और इलीगली हाउसिंग स्कीम को रोहिणी की लैंड पर बनाया गया। दूसरा, 1983 से 1987 में रोहिणी की लैंड को कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया गया। तीसरा, डीडीए के पास सफिशिएंट लैंड होने के बाद भी 1999 में प्लॉट्स के साइजेस को छोटा किया गया। 90 मीटर के प्लॉट को 60 मीटर किया गया, 60 मीटर के प्लॉट को 32 मीटर किया गया। चौथा, प्लॉट्स के अलॉटमेंट को होल्ड पर रखकर स्कीम्स की नॉर्म्स को चेंज किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट्स को बनाया जा सके, और यह चेंज उन लोगों के द्वारा प्रपोज किए गए जो कि इस काम को करने के ऑथराइज्ड या परमिटेड ही नहीं थे। आश्चर्य से किए गए चेंजेस का डीडीए के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। पांचवा, डीडीए को जल्द से जल्द प्लॉट डेवलपमेंट करने और वाजिब दामों पर जरूरतमंदों को घर देने के लिए बनाया गया था, पर 1994 से डीडीए ने एक भी प्लॉट वीकर सेक्शन को लॉट नहीं किया।
क्योंकि सारी चीजें डीडीए के अगेंस्ट थी। कुल 7 महीने बाद 16 दिसंबर 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर में डीडीए को रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम के बचे हुए प्लॉट्स को 3 साल के अंदर एरिया को फुली डेवलप करके देने के लिए कहा गया। 18 मई 2011 को डीडीए ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की और उसमें बताया कि अब तक के प्लॉट्स की अलॉटमेंट और लैंड को डेवलप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। 7 सितंबर 2011 दिल्ली बम ब्लास्ट। A bomb blast outside India's High Court in Delhi. I found that 50 to 60 people were lying on the floor. Been a blast outside the Delhi High Court. इस बम ब्लास्ट में राहुल गुप्ता जी, विपिन कुमार गौतम, तरुण चतुर्वेदी और अशोक अरोड़ा जी घायल हो गए। इस दुखद घटना में श्री विपिन कुमार गौतम जी का एक पैर काटना पड़ा। 14 मई 2012 की सुनवाई में हाई कोर्ट ने प्लॉट्स के साइजेस को छोटा करने के बारे में डीडीए से पूछा और इस मैटर पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई 2012 की डेट दी गई। उसी दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए के किसी रिप्लाई का वेट किए बिना ही और अलॉटीज की प्रॉमिस्ड साइज ऑफ प्लॉट अलॉटमेंट इन डेवलप्ड सेक्टर्स की रिक्वेस्ट को कंसीडर किए बिना ही डीडीए को 13 जून 2012 तक प्लॉट्स को अनडेवलप्ड लैंड पर छोटे साइज के प्लॉट्स अलॉट करने का एक आइसोलेटेड ऑर्डर दे दिया और रिक्वायर्ड डेवलपमेंट वर्क को मई 2013 तक पूरा करने को कहा गया। क्योंकि डीडीए को एक मौका मिल गया था अनडेवलप्ड लैंड पर प्लॉट्स अलॉट करने का, तो डीडीए ने जल्दबाजी में 12 जून 2012 को एमआईजी कैटेगरी में 7,777 प्लॉट्स, एलआईजी कैटेगरी में 12,350 प्लॉट्स, जनता कैटेगरी में 4,402 प्लॉट्स का अलॉटमेंट दे दिया। हाईकोर्ट से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट न मिलने पर अलॉटीज ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रेश पीआईएल फाइल की गई और पेंडिंग केसेस को हाई कोर्ट में चलने दिया गया। इस पीआईएल में हाई कोर्ट के फैसले को रिकंसीडर करने की और हाई कोर्ट के इस तरह के काम करने के तरीके पर स्टे लगाने की रिक्वेस्ट की गई। डीडीए को रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम वाली लैंड पर बन रहे नॉन स्कीम रिलेटेड प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करने को कहा जाए। डीडीए को पहले लैंड को डेवलप करने को कहा जाए, फिर ओरिजिनल साइज जो कि 1981 में कहा गया था उन्हें अलॉट किया जाए। 9 नवंबर 2012 को डीडीए ने एमआईजी कैटेगरी के 139 प्लॉट्स का ड्रॉ भी निकाल दिया। 14 फरवरी 2013 इस बार राहुल गुप्ता जी की तरफ से एमिनेंट लॉयर प्रशांत भूषण जी केस लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से पिछला सारा स्टेटस रिपोर्ट मांगा जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था। 1 मई 2013 को डीडीए ने एक नए एफिडेविट में दिसंबर 2014 तक काम पूरा करने की एक नई तारीख दे दी और डेट को और आगे खिसका दिया। अभी भी 35 साल होने को आए हैं लेकिन कोई भी प्लॉट विकसित नहीं हुआ है। This scheme was to be completed within 5 years, but it has been 35 years. There is no street light, no development, no drainage, no facility around. 21 मई 2013 एक दुखद मोड़ तब आया जब बरवाला के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम पर स्टे लगवा दिया और सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक डेवलपमेंट का काम रुकवा दिया गया और दिसंबर 2014 की डेट भी आगे खिसकती हुई नजर आ रही थी। आखिर क्या था मामला? दरअसल डीडीए ने किसानों की जमीन को रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम के लिए 2003-2004 में अधिग्रहण किया था और किसानों को 2005 में मुआवजा दिया गया था। अब किसानों ने बढ़े हुए मुआवजे की मांग की। डीडीए ने जून 2012 में प्लॉट्स का ड्रॉ निकालते वक्त एक शर्त रखी थी कि अगर एप्लीकेंट या एप्लीकेंट की वाइफ या उनके डिपेंडेंट बच्चों के पास जॉइंटली या पर्सनली 65 या 67 स्क्वायर मीटर से अधिक का प्लॉट दिल्ली या नई दिल्ली या दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में है तो वह इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है।
पर हाईकोर्ट ने डीडीए के इस फैसले को पलटते हुए कहा कि अगर आपको डीडीए के द्वारा कोई दूसरा प्लॉट अलॉट किया जा चुका है तो ही आप इस स्कीम के हकदार नहीं हैं। 29 अप्रैल 2014 को डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि कोर्ट के स्टे के कारण अलॉटीज को अलॉट की गई डिस्प्यूटेड लैंड पर कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। इस बात को सीरियसली लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और डीडीए को फटकार लगाई और पूछा, डिस्प्यूटेड लैंड पर आपने प्लॉट्स को क्यों अलॉट किया और डिस्प्यूटेड लैंड पर प्लॉट्स क्यों दिए गए? इन लोगों ने 33 साल वेट किया है। कुछ लोग या तो अब नहीं है या पैसे 70 या 80 वर्ष के हो चुके हैं। आप लोग एक क्लियर प्रपोजल के साथ आइए और तुरंत कुछ करिए, वरना हम पिटिशनर के पक्ष में फैसला सुना देंगे। 8 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें डीडीए को डेवलप्ड लैंड पर अलॉटेड प्लॉट्स के डिमांड लेटर 4 महीने में भेजने को कहा गया। ऐसा न करने पर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। 8 अगस्त 2014 को बचे हुए 744 रजिस्ट्रांट्स को 20 प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए। अब डीडीए के हिसाब से इस ड्रॉ के बाद 1981 के सारे रजिस्ट्रांट्स को प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए और अब ये स्कीम क्लोज की जाती है। 10 मार्च 2015 को जस्टिस JS कहन की बेंच ने डीडीए को टाइम बाउंड कर दिया और कहा कि आपको सेक्टर 28, 29, 30 और 34 में 11,000 प्लॉट्स को 10 अप्रैल तक हैंड ओवर करना ही होगा और मूलभूत सुविधाएं जैसे कि लाइट, सीवर, रोड भी इसी टाइम में बनाकर देने होंगे। सेक्टर 35, 36, 37 और 38 के 14,000 प्लॉट्स के लिए जुलाई 31, 2016 तक इस टास्क को पूरा करने के लिए कहा गया। We will send people to the jail if order is not followed। यानी कि अगर आपने हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो हम आपको जेल भेज देंगे। 12 मई 2015 इस स्कीम को बड़ा झटका लगा जब बरवाला के किसानों ने वहां डीडीए को काम करने से रोक लगा दी और अपनी जमीन वापस मांगने लगे और काम ठप पड़ गया। 21 जुलाई 2015 को डीडीए एक एप्लीकेशन देता है जिसमें वह इनफाइनाइट टाइम का एक्सटेंशन मांगता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट डीडीए को फटकार लगाता है और कहता है कि नो एक्स्ट्रा टाइम टू डीडीए फॉर रोहिणी प्लॉट्स और सुप्रीम कोर्ट किसानों द्वारा हो रहे एजिटेशन को रोकने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप डीडीए के साथ फुली कोऑपरेट करें। 12 दिसंबर 2015 उधर डीडीए ने एक तरफ प्लॉट्स का साइज घटाया और कीमत बढ़ा दी जिसके खिलाफ कुछ अलॉटीज हाई कोर्ट चले गए। MIG कैटेगरी जो कि अब 90 मीटर से 60 मीटर हो चुकी थी, पहले 220 रुपए पर स्क्वायर मीटर थी, अब 23,252 रुपए पर स्क्वायर मीटर कर दी गई। LIG कैटेगरी जो कि पहले 60 मीटर की थी, अब 32 मीटर की हो गई, पहले 125 रुपए स्क्वायर मीटर थी, अब 14,120 रुपए पर स्क्वायर मीटर कर दी गई। जनता कैटेगरी जो कि 26 स्क्वायर मीटर थी, वह पहले 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर थी, अब 11,077 रुपए पर स्क्वायर मीटर कर दी गई। इस पर हाई कोर्ट ने कई स्टेप्स में डीडीए को कारण बताओ नोटिस भेजा और प्लॉट्स की डिले पोजीशन पर भी फटकार लगाई। उधर बरवाला और आसपास के किसानों ने एक फ्रेश केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया और कोर्ट ने सुनवाई में किसानों को अपना पक्ष रखने को कहा। 28 जनवरी 2016 को बरवाला के किसानों की लैंड वापसी का एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्हें न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट
जाने को कहा, जहां पर वह अपने मुआवजे की बात को भी उठा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से डीडीए और अलॉटीज का रास्ता खोल दिया। 19 अक्टूबर 2016 कुछ किसान जो कि दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे, बाद में उन किसानों को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके फेवर में जजमेंट मिल गई, पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस JS कहर की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक तरफ कर दिया और किसानों को रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम की लैंड पर अलॉटेड प्लॉट्स की जमीन पर कब्जा देने को मना कर दिया और इस ऑर्डर की कॉपी जहां पर भी रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम से रिलेटेड अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आती है वहां प्रोड्यूस करने को कहा गया। इस तरह से बहुत सी मुश्किलों के बाद रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम को अलॉट करवाया जा सका और अलॉटीज को उनके प्लॉट्स मिल सके। आज भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। उम्मीद है सबको प्लॉट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।